हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्य प्रकाश कौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 9 चैप्टर, जो कि 8 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझें। जिस बच्चे ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हो सकता है थोड़े नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हों, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं किया गया कि आपके साथ कि कोई भी चीज़ ऐसे ही समझाई दी गई है बहुत आराम से। मैंने कहा ना, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। नॉलेज अच्छी हो जाएगी तो नंबर तो अपने आप वैसे ही बेहतर हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अवकल समीकरण। किसके लिए बात करने वाले हैं? हम करने वाले हैं भाई अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के लिए बात करने वाले हैं कि अवकल समीकरण का वाला चैप्टर पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बात करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बात करने वाले हैं कि क्या है। इक्वेशन के लिए बात करने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें क्या है तो बात समझने यहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यानी अवकल समीकरण क्या होते हैं, उससे पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे आप जानते हो कि अगर मेरे पास dy/dx लिखा हुआ है, ये y का x के सापेक्ष क्या है, अवकलज है। y का x के सापेक्ष अवकलज, ठीक है। और इसमें आपको पता है x जो है स्वतंत्र चर है और y जो है परतंत्र चर है, या आश्रित चर भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं इसको? आश्रित चर भी बोला जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या बोला जाता है? आश्रित चर भी बोला जाता है, या बोल देते हैं हम इसको आश्रित चर। आश्रित मतलब जानते हो ना, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, आश्रित चर, ठीक है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट बाई होता है। तो जहाँ आपके परतंत्र चर के अवकलज देखे ना आपने, परतंत्र चर के अवकलज क्या क्या होते हैं? dy/dx। ये कितने का है आपको पता है? एक बार डेरिवेटिव किया गया है, या d2y/dx या d3y/dx क्यों, यही होता है। आपका होगा सर बिल्कुल, हाँ या ना? आपका होगा सर बिल्कुल। बात समझ में आ रही है, एकदम अंदर तक माइंड में जा रही है। बात समझ में आई? ये परतंत्र चर के अवकलज कहलाते हैं। तो जब जिस समीकरण में परतंत्र चर के अवकलज उपस्थित होते हैं या विद्यमान होते हैं, उपस्थित या विद्यमान, है ना, या विद्यमान, ठीक है, या विद्यमान होते हैं, वह समीकरण अवकलज अवकलज समीकरण कहलाता है, या अवकल समीकरण कहलाता है, जिसमें परतंत्र चर के अवकलन समीकरण उपस्थित होते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका अवकलन समीकरण कहलाता है। जैसे कि सर एक एग्जांपल लो, मैंने कहा लो भाई बता देते हैं हम आपको। जैसे मानो फॉर एग्जांपल मैंने लिया dy/dx प्लस, ऐसे मान लो dy/dx, और मान लो यहाँ ले लिया sin x
वाई बराबर कॉस एक्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स के अवकलज यानी परतंत्र चर के अवकलज यहाँ उपस्थित हैं, यानी ये समीकरण कैसा कहलाएगा, आपका अवकलन समीकरण कहलाएगा, या डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस के, या है ना, किसी भी घात का कोटि का हो सकता है, डी वाई बटे डी एक्स या प्लस के 2x वाई बराबर 1/x मान लो। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी कैसा हो गया आपका अवकलन समीकरण कहलाएगा। राइट, यहाँ तक की बात समझ में आए कि डी वाई बटे डी एक्स वाई के सापेक्ष अवकलज कहलाता है। इसमें परत स्वतंत्र चर ही होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है, और ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यानी परतंत्र चर स्वतंत्र। तो परतंत्र चर के अवकलज डी वाई बटे डी एक्स ये होते हैं, ये जिस समीकरण में उपस्थित होते हैं वही क्या कहलाता है, आपका अवकलन समीकरण कहलाता है। एंड यहाँ से आगे हम चलते हैं और थोड़ा सा तो अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, ये नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है ना, प्रकार जो होते हैं काइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका और एक होता है, 2 टाइप के होते हैं। इसको ऑर्डिनरी, एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी, एक को पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी साधारण, सामान्य, साधारण या सामान्य या सामान्य। अवकल समीकरण यानी अगर मैं बोलूँ तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको बोलते हैं इंग्लिश में पार्शियली। साधारण अवकल समीकरण ऑर्डिनरी बोल देते हैं, ठीक है। आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। अब ये दोनों होते क्या है, साधारण सामान्य अवकल समीकरण या आंशिक अवकलन समीकरण। जब एक स्वतंत्र चर होता है, क्या होता है बेटा, एक स्वतंत्र चर हो, एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, एक स्वतंत्र चर ऐसे बोल सकते हैं, एक स्वतंत्र चर, तो एक स्वतंत्र चर जो होता है, यानी ऐसे बोल सकते हैं एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष परितंत्र चर के अवकलज उपस्थित होते हैं। यानी एक स्वतंत्र, यानी आपको जैसे यहाँ मैंने बोला डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस के 2dy बटे डी एक्स प्लस के 2x बराबर 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक ही यहाँ पर आप देख रहे हो स्वतंत्र चर कितना है, x। तो एक ही स्वतंत्र चर है, ये कैसा कहलाएगा, आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, अब वही हो 2 या 2 से अधिक, यानी मैंने बोलो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहाँ x d2z बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस के मान लो 2 d2y बटे वो d2z बटे dy स्क्वायर प्लस के 2x बाई
बराबर 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x भी है, यहाँ y भी है, तो x और y दो स्वतंत्र चर हैं। यहाँ पे x और y दो स्वतंत्र चर हैं। z का x के सापेक्ष भी किया गया है और z का y के सापेक्ष भी किया गया है। तो ये कैसा कहलाएगा? पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आंशिक अवकल समीकरण कहलाएगा। और ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आपका साधारण यानी समान अवकलन समीकरण कहलाता है। यहाँ तक आपको दिक्कत, ये बात आपको समझ में आई बिल्कुल? हाँ या ना? आप देख लीजिए, आपको समझ में आई होगी, राइट? बात समझ में आ रही है आपको? आप होगा सर बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों समझ में आए। इसके बाद थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक पे और बात कर लें। यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा जो काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अवकलन समीकरण की कोटि एवं घात, अवकल समीकरण के अवकल समीकरण की कोटि व घात तो कोटि व घात क्या होती है? अवकलन समीकरण की कोटि क्या होती है और घात क्या होती है? यानी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इस बारे में हमें यहाँ बात करनी, राइट? तो देखो, कोटि की बात की जाए तो कोटि क्या होती है? तो आपको पता है, जैसे आप बहुपद पढ़ते थे, अवकलन समीकरण की, अवकल समीकरण की जैसे आपने बहुपद पढ़ा था। देखो, अवकल समीकरण की आपको अगर किसी समीकरण में याद रखना, कोटि की बात कर रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कोटि ऑर्डर किसी कोटि की किसी अवकल उच्चतम अवकलन गुणांक, किसी उच्चतम, या ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसे लिखो, उच्चतम समीकरण में उपस्थित, यार ऐसे लिखते हैं इसको, ढंग से लिखते हैं, समीकरण में उपस्थित, समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकल गुणांक की कोटि या कह सकते हैं इसमें तो अवकलन गुणांक जितनी बार किया जाता है समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकल गुणांक की कोटि के बराबर होती है, की कोटि के बराबर होती है। यानी मेरी बात समझो यहाँ पे कि जैसे मानो फॉर एग्जांपल, मुझे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इन शॉर्ट में आपको लिखा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ d2y/dx² प्लस के 2dy/dx प्लस के 2xy बराबर मान लो फॉर एग्जांपल 0। ये देखो, तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे आपके समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकल गुणांक की कोटि के बराबर होती है। तो आप इसमें देखोगे उच्चतम सबसे ऊंचा अवकलन गुणांक क्या है, तो आपको देखोगे यहाँ पे 2 बार किया गया है, यहाँ पे 1 बार किया गया है, यहाँ एक टाइम है, यहाँ पे 2 बार किया गया है, तो सबसे ज़्यादा 2 बार किया गया है ना, तो इसकी कोटि कितनी होगी बेटा? 2 होगी। कितनी होगी? कोटि 2 होगी। बात समझ में आ रही है? आपका होगा सर बिल्कुल।
यानी जितनी बार अधिक से अधिक डेरिवेटिव अवकल किया गया है किसी y का x के सापेक्ष, जितनी अधिक से अधिक बार आपका अवकल किया गया है वो समीकरण की सबसे उसकी कोटि कहलाती है। उस समीकरण की कोटि क्या कहलाती है बेटा? कोटि कहलाती है। राइट, कोई दिक्कत आप लोगों को? सर कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं घात की, यानी पावर की। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा, यहाँ पर एक एग्जांपल और लेता हूँ कि कोटि क्या है यहाँ पे। जैसे मैंने मानो यहाँ पे लिया है, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल dy/dx बराबर कितना यहाँ पे cos x है। तो इसका अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना है, अब कल एक बार किया गया तो यहाँ पे एक कितनी होगी, यहाँ पे कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक। समझ रहे हो? घात। अब क्या घात क्या होती है, पावर क्या होती है, बात समझ में आई आपको? आप होगा सर ठीक है। तो अब देखो, देखो उच्चतम कोटि के किसके बेटा? उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात को, उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात को उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात को अवकल समीकरण की कहते हैं। मेरी बात समझना, क्या कहते हैं? उसकी घात कहते हैं। जैसे मानो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे d2y/dx² प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, मान लो 5y बराबर या 6y बराबर ये है। तो आप देखोगे यहाँ पे उच्चतम कोटि के अवकलन गुणांक की घात को, उच्चतम कोटि के अवकलन गुणांक की घात को अवकलन समीकरण की घात कहते हैं। उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात को, उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात को अवकलन समीकरण की घात कहते हैं। ध्यान से पढ़ो, उच्चतम कोटि के अवकलन गुणांक की घात को, उच्चतम कोटि के अवकलन गुणांक की घात को अवकलन समीकरण की घात कहते हैं। अवकलन समीकरण की घात कहते हैं। उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक कितना है, इसमें देखो यहाँ एक बार किया गया, यहाँ पे किया ही नहीं, यहाँ पे 2 बार किया गया। तो इसकी उच्चतम गुणांक की घात को अवकलन समीकरण की घात कहते हैं। इसकी घात कितनी है भाई? इसकी घात है 1। तो सबसे ज़्यादा उच्चतम कोटि का अवकलन गुणांक कौन सा? d2y/dx, इसकी घात कितनी? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? समीकरण की घात क्या कहलाएगी यहाँ पे? समीकरण की घात कितनी है बेटा? यहाँ पे 1 है। समझ में आया? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया ना? आप कहोगे सर बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हैं हम। दूसरी बात, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, जैसे मुझे पूछो कि मैंने पूछा यहाँ पर आपको, जैसे इसकी बोलोगे dy/dx बराबर cos x है, इसकी बोलो इसकी कोटि कितनी है और घात कितनी है। तो आपको पता कोटि भी कितनी है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि डेरिवेटिव कितना किया गया है? अधिक से अधिक 1 बार किया गया है, ठीक है, 1 बार। इसकी घात कितनी है? 1, तो घात भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1। तो कोटि भी 1, घात भी 1। आसानी से आप आंसर दे दोगे, राइट? आसानी से आंसर दे दोगे, हाँ या ना? ठीक है, बात समझ में आई आपको को? सर ठीक है। अब मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ और एक का क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूँ। एक क्वेश्चन आप समझिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ पेपर में, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इसका आंसर दीजिए। जैसे मैंने पूछा यहाँ पे, ये है d2y/dx², राइट, -4y
डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, ये है। अब मेरी बात समझो, इसकी कितनी होगी? आप कहोगे सर अरे देखते ही सर, ये पहली बात तो इसमें कितनी एक्स है, इसकी कितनी है 1 है, और एक बार डेरिवेटिव 2 बार है डेरिवेटिव ये किया गया है, तो आप कहोगे बटाक से आंसर दोगे सर इसकी कोटि कितनी है? सर 2 बार, अधिक से अधिक 2 बार डेरिवेटिव किया तो 2 है। और जो अधिकतम अवकलन गुणांक होता है उसकी ही जो पावर होती है, उसकी ही जो आपके पास पावर, यानी रूट को लिख सकता हूँ मैं 1/2, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी? 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/2। तो क्या हमारे आंसर एकदम सही है? नहीं, ये आंसर कभी भी सही नहीं हो सकता है। घात कभी भी 1/2 नहीं हो सकती है। मेरी बात समझना, यहाँ पर नोट डाल के लिखो, नोट। अवकल समीकरण की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। धनात्मक एक हमेशा पूर्णांक संख्या होगी, जबकि 1/2 कैसी एक परमेय संख्या, तो इसकी कभी भी घात नहीं हो सकती है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उधर की साइड, इसको ले जाएंगे उधर की साइड, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा, d2/dx²। एंड नाउ यहाँ हो जाएगा 4d/dx, यहाँ प्लस के 7x, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट d2/dx²। यहाँ इसका करूँगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो देखो यहाँ से स्क्वायर से कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर d2/dx। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, दोनों पक्षों को वर्ग किया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 d/dx का होल स्क्वायर प्लस 7 × 7 = 49 x², 7 × 14 14 दूनी 28 x d/। तो आप देखो यहाँ पे, अब देखो इसकी आपको पता सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव यहाँ पे एक बार किया गया है, यहाँ पे भी एक बार किया गया है, लेकिन इसकी पावर 2 है। यहाँ पे कितने बार किया गया है, यहाँ पे किया गया है एक बार, 2 बार किया गया है, तो इसकी घात 2, कोटि तो 2 ही होगी, लेकिन घात कितनी हो जाएगी इसकी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। तो आंसर कितना होगा इसका? करेक्ट कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा इसका आंसर? 1 हो जाएगा। राइट, बात समझ में आई? ठीक है, क्या है आपका? 1 हो जाएगी। ठीक है, एक तरीके से हम यह बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या एक तरीके से प्राकृतिक संख्या भी होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्णांक इसलिए बोल दिया कि पूर्णांक में 0 भी आ जाती है। समझ पा रहे हो? तो हमने यहाँ क्या किया, पहले यहाँ से रूट आया, जब भी रूट आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रूट उठाएंगे होल स्क्वायर कर कर, और तब उसकी एक पावर बता सकते हैं। राइट, तो ये नोट डाउन कर लेना आप। अब चलते हैं हम इसके आधार पर एक एक्सरसाइज को निपटाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आप समझोगे, प्लस sin y ट्रिपल बराबर 0। आपको पता है कि बहुपद जो होता है वो किस रूप का होगा? हमेशा अवकलन समीकरण इस रूप का पाया जाएगा, dy/x² प्लस के 2 dy/dx और प्लस के 3 मान लो 3y बराबर 6 मान लो। तो ये कैसा है? एक बहुपद है, एक घटते हुए काम घात में। बहुपद जो होता है हमेशा आपने देखा होगा, बहुपद जो होता है
वो 3 प्लस के 2x² प्लस के 2x प्लस के 4 ऐसे करके होता है। यानी आप देख रहे हो घटते हुए, अगर मैं इस क्रम को हटा भी देता हूँ, x² हट गया, लेकिन ये फिर भी बहुपद है क्योंकि घटते हुए क्रम में है। बात समझ रहे हो कैसे है, ये घटते हुए क्रम में। लेकिन अगर जैसे कि साइन के साथ में बाई ट्रिपल बाई हो गई, तो ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार अवकलन किया गया। क्या किया गया है? 3 बार अवकलन। एक्चुअली में ये लिखा कैसा है, d2y/dx4 प्लस के साइन d3y/dx, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो ये बहुपद तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की बात घट के अगर ये नहीं होता तो ये बहुपद का रूप कहलाता। लेकिन इस साइन के साथ में होता, साइन x होता है, साइन y होता, तो बात समझ में आ जाती, लेकिन नहीं है, ऐसा है। तो ये इसकी कोटि तो कितनी होगी बेटा? कोटि क्योंकि अधिकतम कितनी बार किया गया? 4 बार किया गया, तो कोटि तो 4 होगी, लेकिन घात नहीं होगी। घात क्यों नहीं होगी? घात नहीं होगी, घात इसकी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि दिया गया समीकरण अवकल समीकरण वो बहुपद नहीं है, सॉरी, बहुपद नहीं है। तो भाई साहब कोटि वो घात उसकी निकल सकती है जो बहुपद हो, तो इसलिए इसका बहुपद आंसर नहीं है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है y डैश प्लस के 5y बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपको पता है एक बार डेरिवेटिव कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी 1 हो जाएगी, और घात भी कितनी हो जाएगी? इसकी घात भी 1 हो जाएगी, दोनों ही 1 हो जाएंगे, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरे में आप देखोगे तो गौर से अधिक से अधिक डेरिवेटिव कितनी बार किया गया? 2 बार, तो कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी, और इसकी घात जो है 1 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी? इसकी 1 हो जाएगी, राइट। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, राइट। कोटि 2 घात 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये बहुपद नहीं है, चौथे में बहुपद नहीं, तो इसकी कोटि तो 2 हो जाएगी, लेकिन घात इसकी नहीं होगी। चौथे में कोटि तो इसकी 2 हो जाएगी क्योंकि बहुपद नहीं है, पहले की तरह है, तो कोटि तो 2 है, लेकिन घात इसकी नहीं होगी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5वें में आप देखोगे तो 5वें में क्वेश्चन में इसकी कोटि जो है 2 बार 2 हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। जैसे अब छठे क्वेश्चन की बात करो तो अधिक से अधिक कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया है, तो कोटि कितनी है यहाँ पे? कोटि 3 है, घात इसकी 2 है, ठीक है। ऐसे ही साथ में हम देखोगे 3 बार किया गया है, तो कोटि 3 है, घात 1 है, इसमें भी 1 है दोनों, 9वें में भी, ठीक है, और 10वें में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे इसको, ठीक है। ये इसी के साथ ही एक्सरसाइज हो जाती है आपकी समाप्त। आई होपली ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आशा करता हूँ आप बेटर तरीके से समझे होंगे और आपको समझ में भी आई होगी। एंड इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन आशा के साथ। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ।